कोई रुकता है आके, गाड़ी रोकता है, कुछ इशारे में बात होती है, कोई उनका सिग्नल होता है कि ऐसे वो करेगा, ये ऐसे करेगी। और उसके बाद गई गाड़ी के पास, इनकी आपस में बात होगी कि अगर मेरी जगह तो इतना लूँगी, तुम्हारी जगह तो इतना लेस कर। एक हाथ में गिलास, एक हाथ में सिगरेट, वो बड़ा पतली सी, कोई सुना है विदेशी सिगरेट होती है, उसको लेके वो जब दिखती है तो वो उनको लगता है कि ये है ज़िंदगी। तो उसने कहा आओ तो तुम्हें दिखाता हूँ आज कुछ। उसने दिखाया तो उसकी बहुत वीडियो बना रखी थी उसने, और हर एंगल से थी वीडियो। तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी की वीडियो, होने वाली बीवी की वीडियो दूसरे देखेंगे? तो यहाँ थोड़ी देख रहे हैं इंडिया में। मसाज पार्लर, मसाज सेंटर्स का भी बड़ा नाम आता है। आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये मसाज पार्लर में लड़की मसाज कराने जा रही है तो लड़का करेगा, लड़का कराने जा रहा है तो लड़की करेगी, पति कहीं और जा रहा है या बिजनेस टूर्स पे ज़्यादा रहता है, तब आप इनसे बोलो उसको हायर करती है, ऐसा आपके पास है। और ये ज़्यादातर 50+ ये मैं समझिए क्या वो 40 की हैं, 35 की हैं, सब 50+ महिलाएं। 50+ महिलाएं। मुझे एक जगह बता दीजिए जहाँ बलात्कार नहीं हो रहे। कल की मैं खबर पढ़ रही हूँ, मन हिल गया। फिर मैंने उनको छूने की कोशिश, बेटे यहाँ ना, तो अपनी माँ के पीछे छिप गए, नहीं आ रहे। मतलब मेरा छूना भी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँगी, डरे हुए, इस कदर डरे, और इस कदर वो, उनके हालात ख़राब थे, चल नहीं पा रहे थे, उनके साथ किस तरह का सेक्स किया गया वो इमेजिन से मेरी बाहर था। कभी वक्त था कि इस तरह का धंधा चारदीवारी के अंदर वैश्यालयों में होता था, लेकिन अब इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया है। स्कूल, कॉलेज, होटल्स, तमाम तरह की ऐसी संस्थाएं और अलग अलग जिस तरह से ये चीज़ें दिख रही हैं वो बिल्कुल विचलित करती हैं। और अब तो इंटरनेट आ गया है, ऐप्स आ गए हैं, और नए नए नाम से और जितनी आसानी से ये सब चीज़ें सुलभ हो गई हैं, एक नया रूप, विद्रूप चेहरा सामने आया है जिस पर लोग बात नहीं करते हैं। आज हम इसी पर लेकिन बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार इसका काला चेहरा किस किस रूप में सामने आ रहा है। और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, अतुल शर्मा मैम, 3 दशक से ज़्यादा वक्त इन सब चीज़ों में उन्होंने बिताया है और समाज के उस तरह के दबले कुचले लोगों को भी वो बाहर लेकर आती हैं, मदद करती हैं। वो बताएंगी कि अब बदलते वक्त में ये कितना कुरूप हो गया है। उनसे हम बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के विषयों को लेकर हम आते रहते हैं। आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए मैम, बुलाने के लिए। अब मैं तो जब से मैंने मतलब हम लोगों की तय हुआ है कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, और जिस तरह से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक अलग ही मतलब मोड में मैं आ गया हूँ। बड़ा मतलब संजीदा वाला माहौल बन गया है, क्योंकि मतलब ये वो विषय है मैम जिसपे वाकई लोग एक तरह से बचते भी हैं, और एक वर्ग ऐसा है जिसकी वजह से पूरा धंधा कारोबार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। 30 साल से ज़्यादा का वक्त आपने समर्पित कर दिया जी। सुकून मिलता है दिल को कि तकलीफ होती है? हाँ, क्या है, क्योंकि दिक्कतें भी आती होंगी। नहीं, तकलीफ ये नहीं होती कि क्या हुआ, लेकिन तकलीफ ये होती है कि क्यों हो रहा है। इसके बाद भी 31 साल मुझे हो गए, और मुझे लगता है कि मैं तो अपना भी शहर साफ नहीं कर पाई इतना, और बड़ी भयावह स्थिति है। बताइए, आपने 30 साल और भी लोग आपके साथ होंगे? बहुत लोग हैं, बहुत लोग, लेकिन बावजूद की तरह हमारे साथ, लेकिन इतनी जड़ें गहरी हैं कि बताइए आप। हाँ, बिल्कुल बहुत खराबी है। इतनी खराबी है कि अगर वो बाजार बंद हुए, और उन बाजारों पे अगर देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझना होगा कि वो बाजार ऐसे थे कि जिनमें वो फिक्स थी, वहाँ रह रही हैं। हमें दिख रहा है कि इनको हम खराब औरतें कह रहे हैं, समाज उनको खराब औरतें कह रहा है, और मुझे एतराज़ है, मैं नहीं कहती हूँ। वो खराब औरतें वहाँ थीं, आप जब चाहें जब उन्हें उजाड़ दें, जब चाहें आप अपना उन पे जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं उसको ऐसे कहती हूँ, वो कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश आप कर सकते हैं उसमें। वो बातें ऐसी थी। लेकिन अभी वो ताकतवर लोग हैं जो स्वेच्छा से ऐसा करने वाले लोगों को हायर कर रहे हैं। अभी वो वहाँ जो जा रहे हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर लोग हैं जो अपने घर में किसी तरह की ताकत की आजमाइश नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ जाके कर रहे हैं 200-250 रुपये तक। जो वैश्यालय हैं, हर शहर में होता है ये तो ये हर शहर में नहीं, यहाँ ये भी समझना होगा। अच्छा, फिक्स क्या है कि जहाँ कैंट एरियाज थे, वहाँ ये थे। बनारस है, मेरठ है, दिल्ली है, कलकत्ता है, और मुंबई है। ये बड़े शहर थे। आगरा है। आगरा इसलिए था कि वहाँ कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनमें ये मातृसत्तात्मक परिवारों में ये चलन था
कि नाचने गाने का तालबेलिया टाइप से और दूसरी तरह की और विधाओं को उनको प्रमोट करते हुए और अपने रोजी रोटी का करना, क्योंकि मातृसत्तात्मक थे तो स्वाभाविक है नानी से माँ में और माँ से बेटी में वो इस तरह से चलन था। लेकिन अभी जो ख़राब स्थिति ये हुई, और कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं इसके लिए हम जैसे लोग तो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो वहाँ रोक लगी उन लोगों जो उनके इस तरह का चलन था जिनके यहाँ, वो समझ गए कि ये गलत हो रहा है। उनके बेटियाँ पढ़ रही हैं, उनके बेटे पढ़ रहे हैं, और हम उनको जितना मोटिवेट कर सकते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिलियर करने के, समाज की मेन स्ट्रीमिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नरपिशाच जो बाघ की जैसे बगना खड़ाए बैठे हैं, वो लोग अपनी बेटियों को, मतलब समाज की बेटियों को लाके और इस धंधे में डालने लगे। यानी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक वास्ट रूप आया कि अच्छे घरों की लड़कियां हैं जिनको प्यार में फंसा के, वो जो छोड़े हुए हैं लड़के जिनको हम पिम्स बुला रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो हैंडसम स्मार्ट हैं, दिखने में अच्छे हैं और लड़कियों को फंसा सकते हैं। अच्छी, कभी कभी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड नज़र आ रहे हैं। वो उन लड़कियों को फंसा रहे हैं जो कॉलेज गोइंग है, कॉलेज के इर्द गिर्द घूमना, वहाँ से लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करना, ये सब उनकी एक जैसे ट्रेनिंग दी गई है। तो वहाँ से वो लड़कियों को फंसा के वहाँ बेचने लगे। मेरठ की लड़की है तो दिल्ली ले जाओ, दिल्ली की लड़की है तो पुणे ले जाओ, पुणे की लड़की है तो सोनागाछी ले जाओ। ये इस तरह का एक लगातार, ये भी रुका नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर ये स्वेच्छा से चल गया तो वो रुक गया। जहाँ वो उनकी फिक्स आमदनी है, अच्छा, उसमें पिम्प्स को कोई आमदनी नहीं है। जब कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़का खुद से धंधा कर रहा है, उसमें उनकी तो कोई आमदनी हुई नहीं। वो तो खुद कस्टमर ढूंढ रहे हैं, खुद उनके पास जा रहे हैं, और हैं उनके मीडिएटर्स हैं उनके भी, जिसमें स्पा हैं, जिम हैं, ये ऐसी मसाज पार्लर्स हैं, ये उनके मीडिएटर हैं। तो लेकिन वो जो सड़क पर उतरे हुए हैं वो लोग हैं कि जिनका केवल काम ही है, उनको लाना है, वो नेपाल से ला सकते हैं, वो आउट कंट्री भूटान जैसी जगह से ला सकते हैं, मतलब वो कहीं से वाया नेपाल आप लेके आ सकते हैं। इनका प्रलोभन क्या होता है? मतलब आप बता रहे हैं कि अच्छे घर की लड़के लड़कियां भी हैं जो इसमें फंसते हैं। देखिए, अच्छे घर की लड़कियों की मैं स्पष्ट बोलती हूँ थोड़ा कि हमारी कमी है ये कि माता पिता जी जो हमारे हाथ में दे दिया है, ये इसको कभी चेक नहीं कर सकते। सुना है मैंने ऐसा, मेरे घर में नहीं है ये। मैंने सुना है कि बच्चे का आप चेक नहीं कर सकते, आप उसके रूम को नॉक करके जाएंगे, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है आप कर नहीं सकते। आपने उससे नहीं लिया जो 2005 और 6 में आरुषि कांड हुआ नोएडा में, आपने उससे सबक नहीं लिया कि आरुषि कांड इसी की परिणति थी और उस दौर की थी कि जब बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल नहीं हुए थे। कैसे ये? ऐसे कि माँ बाप एक कमरे में है, बेटी दूसरे कमरे में है, सेम वही एक ही वो जो भी चल रहा है, कंप्यूटर है वो वहाँ भी, वो बच्ची भी देख रही है, उसके कमरे में भी है क्योंकि हाईफाई लोग हैं, आपके कमरे में भी है। अगर आप देखिए, उत्तेजना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इतनी छोटी बच्ची के लिए, 14-15 साल की बच्ची के लिए, उसके लिए तो बिल्कुल ये एक अलग दुनिया है। और ऐसे में उनको जो दिखता है उससे रिलेशन होता है। लोग कहते हैं कि नहीं वो नेपाली को गलत कहा गया, नेपाली को मारा क्यों गया? क्योंकि कोई भी बाप जिसने कितनी भी छूट दी हो, वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मेरी बेटी मुझे इस परिस्थिति में मिले। और जिस तरह से उसको चोट दे के मारा गया, बहुत मामूली सी, वो कोई मेडिकल से जुड़ा बंदा ही दे सकता था। तो उससे भी हमने सबक नहीं लिया कि ये जो बंद कमरे में अलग बच्चों को छोड़ना, कभी चेक ना करना। और मैंने तो ये भी सुना है कि लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि अब हम 18 साल के हो गए, हमारे कमरे को नॉक करके आया करो। पता नहीं किस यूरोपीय कल्चर यहाँ पे आ रहा है, वो आ गया। और ये एक सोची समझी साजिश है जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए आ रही है। आपके फ़ोन कंपनियां हैं वो भी विदेशी हैं, उनके ज़रिए भी आ रही है। और यहाँ तक कि अभी मुझे पता नहीं इस पर मुझे कहना चाहिए या नहीं, ऐसे खिलौने आ रहे हैं कि जो आपको, चाइनीज़ खिलौने हैं जो इस तरह की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, और बहुत आसानी से आपके घर पर आके सब चीज़ें मिल जा रही हैं। इस तरह आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आगे आपको कहीं जाना भी नहीं, मांगने में शर्माना भी नहीं है। एक ज़माना था कि हम अगर मतलब हमारे जैसे लोग, हमारे पीढ़ी के लोग, अगर हमको प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ यूज़ करने लेने जाना है तो उसके लिए भी हमें बड़ी, मतलब और कोई पूछता भी नहीं था। कोई पूछता, दुकानदार से, जैसे जो भी मेडिकल स्टोर है, उससे कहा कि कुछ प्रोटेक्शन दे दो, वो दे दिया उठा, पूछा नहीं। लेकिन अभी तो ब्रांड है, कौन सा ब्रांड आप लेंगे, किस आप टेस्ट का लेंगे, मुझे
हमने जिस जगह पे जाके खड़े कर दिया अपने अगली पीढ़ी को, मैं समझती हूँ मैं वो लास्ट पीढ़ी होंगी जो कहीं ना कहीं वो संस्कृति देखेगी जिसमें मधुर संबंध थे। आप उससे अगली पीढ़ी होंगे और लास्ट पीढ़ी होंगे कि जो अभी भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में जुड़े हैं। उसके बाद नहीं। अगर अब भी हम नहीं चाहते तो उसके बाद नहीं। आपके पास कुछ नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जब आपकी बेटियां, आपने कभी देखा है, आप नोएडा में रह रहे हैं, गुड़गांव में जाके देखिए, दिल्ली में जाके देखिए, कभी शाम के वक्त आप जब ऑफिस से निकलते हैं, जहाँ रेड लाइट एक बार में पार नहीं होती, कई बार में पार होता है, बिल्कुल। तो पोल पे लड़की खड़ी आपको दिखेगी और वो अब तो मोबाइल है, मोबाइल में चैट कर रही है। चैट नहीं कर रही है, टाइम पास कर रही है। उसका एक पैर पोल पे होगा। हालांकि अभी मुझे ये लग रहा है कि ये 31-32 पॉडकास्ट हो गए, तो हो सकता है कुछ लोग सचेत हुए हों, कुछ लड़कियां सचेत हुई हों, कभी नहीं खड़े होना, ये सब बात हो रही है, तो वो खड़ी होती हैं। इससे पहले भी खड़ी होती थी। मैंने 2004 में ये अनुभव मुझे हैदराबाद में पहली बार हुआ कि एक्सपीरियंस शेयरिंग में विजिट में हम लोग गए हुए थे और हमारे साथ कुछ IAS अधिकारी भी थे। लड़की खड़ी, हैदराबाद में बहुत जाम वाम लगता है, निकल रहे थे, तो मैंने कहा ये सर लड़की शायद ना, इसको कुछ मिल नहीं रहा, मतलब कोई वाहन नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो ये शायद वेट कर रही है और हम लोगों को आंध्रा जाना था वहाँ से, तो मैंने कहा इसको हम लिफ्ट दे सकते हैं। अजीब बात करती हो, इस लड़की को लिफ्ट देंगे हम? तो मैंने कहा सर क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, चुपचाप चलो। इतनी एज भी नहीं थी, मैं 2004 की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये इस तरह की लड़कियां हैं, यहाँ कस्टमर का इंतजार कर रही हैं। मतलब ये इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है। क्लियर इंडिकेशन है। और ये बहुत लोग जानते भी होंगे, जिस तरह के लोग हैं। आप भी सोचेंगे, आपने मान लीजिए 4 बार में आपका नंबर आया, आप एक लड़की को लगातार पोल पे खड़ा देख रहे हैं, अच्छा, फुटपाथ पे। ये तो ये भी तो होता है कि मतलब वो सेम वहाँ पे अगर कोई बस स्टॉप है, ये है, तो बार बार भी लोग आते हैं। ठीक है, तो उसका भी है तरीका कि कोई रुकता है जिसको मालूम है, आपको नहीं मालूम, आपने इसका एक्सक्यूज ये हो गया, लेकिन कोई रुकता है आके, गाड़ी रोकता है, कुछ इशारे में बात होती है, कोई उनका सिग्नल होता है कि ऐसे वो करेगा। अच्छा। ये ऐसे करेगी। अच्छा। और उसके बाद गई गाड़ी के पास, इनकी आपस में बात होगी कि अगर मेरी जगह तो इतना लूंगी, तुम्हारी जगह तो इतना लेस कर दूंगी। उसके बाद लड़की अगर तय हो गया तो लड़की बैठे गाड़ी में आपके साथ चली जाएगी, बिना ये सोचे तुम कहाँ जा रही हो, क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो तो प्रिपेयर होके जा रही है। उन्हें पता है कि जब कोई 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में लेके जाएगा तो वो उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा, क्योंकि शोर मचेगा, लड़की शोर मचा देगी, ये भी कह देगी मैं तो, मुझे तो नौकरी के नाम पे यहाँ इंटरव्यू के लिए लाए थे, कुछ लाए थे, तो उसको दिक्कत, तो वो नहीं करेगा। लेकिन अब इसका विपरीत आप वहाँ देखें, रेड लाइट एरियाज में, वो भी रेड लाइट है और ये भी रेड लाइट है। हाँ, ये मेरे मन में एक सवाल था भी कि इतने साल आपने वक्त दिया है इस पे, तो इसके बदलते रूप को भी देखा होगा। बिल्कुल। तो उस दौर में जब वेश्यालय होते थे, आप वहाँ जाती थी, उन लोगों की मदद करती थी, वहाँ आपको क्लियर दिखता था कि ये बड़ी ही सताई हुई है, बड़ी बुरी कंडीशन में। बहुत में। हाँ। लेकिन ये वाला जो एक वर्ग खड़ा हुआ है, वो कितनी तेजी से खड़ा हुआ, क्या फर्क देखती है इसमें? देखिए, इसमें ये मैं फर्क देखती हूँ कि एक तो लोग नहीं जाते रेड लाइट एरिया क्या है, क्यों कहा जाता उनको। बिल्कुल सेम परिस्थिति है। अंग्रेजों ने कुछ चलन किया कि कुछ लोगों को रोका जाए कि कुछ यौन रोग होते थे, तब HIV के प्रति लोग इतना जागरूक नहीं थे, तो उनके लिए एक एग्जिट और एंट्री पे लैंप पोस्ट लगे। लैंप पोस्ट के ज़माने थे। अच्छा। और लैंप पोस्ट शाम को 8 बजे जलता था, तो उसके शीशे लाल होते थे। अच्छा। तो जैसे ही उसमें लाइट जली तो वो लाल हो जाता था। वहाँ भी ये रेड लाइट था। और उसी के नीचे एक और बोर्ड लगा होता था, सैनिकों का प्रवेश निषेध। अच्छा। क्योंकि कोई हमारी सूचना लीक ना हो जाए, वहाँ वो नशा करें, वो कोई महिला उनमें ऐसी ना हो कि जो इस तरह का कर दे, कोई ऐसा पिंप ना हो जो उनको ऐसा कर दे, तो वो भी एक बोर्ड लगा होता था। ये रेड लाइट, और ये उसी का ही एक चलन था कि उस रेड लाइट पे आप जा रहे हैं, आप रेड लाइट होते ही गाड़ी रोक देते, क्योंकि आगे आप जाएंगे आप कानून के भी शिकंजे में हैं, आपके जीवन को भी खतरा है। वहाँ भी सेम ये है कि आपको बता दिया ये रेड लाइट है 8 बजे के बाद, आप जाना चाहें आपकी मर्जी। अच्छा। आपको अगर मरना ही है तो चले जाइए, आप यौन रोगी भी हो सकते हैं, आपके सम्मान को भी खतरा लोग देखेंगे तो हो सकता है जब आप वहाँ जा रहे हैं। तो बहुत कम लोग, एक लिमिटेड वर्ग जाता था जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था कि अरे वो तो वहाँ पड़ा रहता है, जिसकी अच्छी छवि नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वो हटे, बोर्ड पोस्ट हटे, क्योंकि बदलाव की मैं खुद को कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि उस बदलाव की मैं साक्षी हूँ, कि मेरे सामने 2 उस्ताद जी हर जगह हुआ करते थे, वो हारमोनियम और तबले पे हुआ करते थे, वेश्यालय वाले टाइम पे। हाँ। और वो
बजाते थे, वो नाचती थी, लोग बैठते थे। ये सब नहीं कि वो गजरा लगाए, ये सब नहीं, लेकिन बैठते थे लोग। और बदलाव ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उस्ताद जी बेरोजगार हुए। वो जो मूव सिखाने वाली कोई महिला आती थी वो बेरोजगार हुई। और उससे बड़ा ये हुआ कि लोगों का आवागमन कम हुआ तो देह व्यापार शुरू हुआ। देह व्यापार पहले वो किसी एक की अगर हो गई तो उसी के नाम से जिंदगी काट दी। अच्छा। उसी के बच्चे पैदा किए, उसी के नाम पर, उसका घर नहीं उजाड़ा, घर नहीं उजाड़ा उसका। अच्छा, लेकिन ये सब चीजें भी थी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वो उसी की होकर रहेगी। अभी भी वो जीवित भी हैं जो ऐसे किसी की होकर रहेंगी। तो ये एक बड़ा ऐसा था कि लोगों ने सोचा कि अच्छा इधर उधर मुंह मारेगा, इधर उधर बदतमीजी करेगा, किसी के साथ कुछ ना हो जाए। लोग अभी दे रहे हैं नया इसका कि ये एरियाज हैं तो बलात्कार नहीं हो रहे। मुझे एक जगह बता दीजिए जहाँ बलात्कार नहीं हो रहे। कल की मैं खबर पढ़ रही हूँ, मन हिल गया। 9 माह की बच्ची के साथ रेप हुआ। वो 9 महीने की बच्ची क्या जानती थी, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी, जिंदा है। कैसे कैसे इंसान बिल्कुल सोच जानवर हो गया है। और रिश्ते के भी कोई, मैं तो खबरों में ये भी देखता हूँ कि हाँ, मतलब पिता और बेटी का भी भाई हद हो क्या गया। आप क्या देख रहे हाँ, हैं? वो क्या ऐसा मानसिक। बदलाव की मैं एक हामी हूँ कि वो सब देखा कि कैसे क्या था तब। उनका अपना आत्मसम्मान था। वो एक नथ उतराई की रस्म थी और जिसमें पूरा बाजार को बुलाया जाता था। एक बड़ी दावत होती थी कि आज ये है, पता है लोगों को ये हुआ। और जब तक उस लड़की की नोज रिंग रहती थी तब तक कोई भी कस्टमर उसको मांग नहीं सकता था। और वो एक निश्चित टाइम, वो शायद 18 साल तो नहीं होता था, लेकिन कोशिश ये की जाती थी कि ये बालिग हो जाए, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, तब इसको धंधे में उतारा जाए। मगर उसके बाद जो इसका इतना मतलब मुझे शर्मिंदगी होती है कहते भी कि इतना विभत्स रूप आया कि उसको देख के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे उनको तैयार किया जाता है, कैसे कोई अंदर क्या करता है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये जितनी जगह में हम बैठे हैं, इतनी जगह में, और 3 केबिन है। ये तो फिर भी आगे हो गया, बस सिर्फ जहाँ तक आदमी लेट सके। और वो केबिन नहीं है, वो पर्दे हैं केवल। इधर भी एक लड़की है, यहाँ भी एक लड़की है और यहाँ भी एक लड़की है। और उनके साथ कस्टमर है। ये कस्टमर उसके साथ क्या कर रहा है, वो उसके साथ, हर लड़की जानती है एक दूसरे के साथ क्या क्या हो रहा है, मगर वो मना नहीं कर सकती उनको। यही अंतर है कि वो जो जा रही है स्वेच्छा से, वो हर चीज़ को मना कर सकती हैं, ये नहीं ये, मगर वहाँ कोई मना ही नहीं है। वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी अपनी जो फ्रस्ट्रेशन जैसे निकालने के लिए। जो अगर शराब पी के घर जाते हैं तो बीवी चिल्ला रही है, बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है, समाज उन्हें तिरस्कृत कर रहा है, वो सब उसकी जो है वो वहाँ निकालनी है उनको। वो तो कुछ नहीं बोल सकती। वो तो ऐसी बंद चिड़ियाँ हैं कि जिनको पिंजरे में रख दिया गया है, जो उड़ ही नहीं सकती। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि, और ये तो है कुछ टाइम से है, जहाँ छोटी उम्र के बच्चे इसमें मतलब घसीट लिया जा रहा है। वो क्या, आप बच्चे मत कहिए, लड़के कहिए, लड़के लड़के। ये एक और विभत्स रूप आया सामने, और अब से नहीं आया, ये धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तो बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा। हाँ, कि जिसमें मतलब खुला, हम जैसे लोगों के सामने खुला। समाज तो बिल्ली के कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठा है आज भी। बिल्ली आएगी ज़रूर लेकिन हमें नहीं खाएगी क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। वो बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, वो बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जिनके माँ बाप, और वो भी बड़ा एक ख़राब चीज़ है, मैं बाद में उसकी चर्चा करूँगी कि वो उन बच्चों के माँ बाप के लिए 10-20 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम है, और उनको 25-25, 30-30 हज़ार रुपये दिए गए और मात्र 15 दिन के लिए उन बच्चों को ले जाया गया। शायद कुछ लिखा पढ़ी भी हुई, क्योंकि कुछ लोग दिखा पाए, और ऐसी सामान्य से एक कागज़ पे कि इन्होंने लिख के दिया जी, हमें ना पता क्या लिख रहा है। और जब वो बच्चे लौटे, 3 तो नहीं आए, थोड़े बड़े थे, वो शायद डर के भाग गए कहीं कि दोबारा ना कोई भेज दे। वो आए ही नहीं, क्योंकि अक्सर बहुत पारिवारिक तो ये बच्चे होते नहीं, कूड़ा भी नहीं, कहीं भी सो गए, कहीं भी खा लिया। जो आए बच्चे दहले हुए थे। अच्छा। जब हमें ये उनके माँ बाप ने, वो बहुत दिन से हमारे पीछे लगे हुए थे, 4-5 दिन से, कि भाई बच्चे नहीं आ रहे। 15 दिन को ले गए थे और बच्चों को 18-20 दिन हो गए। अच्छा। कैसे भी बच्चों का पता लगवाओ, कहाँ लगवाएं, कोई बता नहीं रहा। मैंने कहा तब बताया नहीं जब वो गए बच्चे, तो हुआ नहीं। खैर किसी सोर्स से हमको ये लगा कि वो बच्चे वहाँ गए। कुछ लोगों को मतलब हमने अपना किया, कुछ सरकारी अधिकारी भी हमने अपने साथ जुटाए, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम कहीं भी सामने नहीं आएंगे, लेकिन आपकी मदद करेंगे। अच्छा। ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। खैर बच्चे आए, 15 बच्चे लौटे, जिनमें से 2 तो वो चले गए।
और वो ये हालत थी कि अगर मैंने उनको छूने की कोशिश, बेटा यहाँ ना, तो अपनी माँ के पीछे छिप गए, ओहो, नहीं आ रहे। मतलब मेरा छूना भी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँगी, पूरे डरे हुए इस कदर डरे। और इस कदर वो, उनके हालात ख़राब थे, चल नहीं पा रहे थे पूरा, मतलब जगह जगह उनको ऐसे जैसे किसी चीज़ से मारा गया हो। उनकी पीठ पे निशान, उनकी पिंडलियों पे निशान थे, उनके साथ किस तरह का सेक्स किया गया वो इमेजिन से मेरी बाहर था। और मैं नहीं समझती कि मैं दोबारा कभी उन बच्चों से मिली नहीं। मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मुझे मिलना चाहिए था, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई मैं। सच में, मतलब तो मैं तो सुन के ये हाँ, हालत मैं हो कभी जा उनकी रही है। हिम्मत नहीं जुटा पाई। और वो केवल ये कि वो लगेज ले जाने के लिए, और वो हमारे जो विदेशी मेहमान आए हुए थे उनके साथ, ओह, क्योंकि लड़की इसलिए नहीं, हाँ ये बच्ची भी को छोटी सवाल को है। ले जाएंगे तो होटल वाला ही नहीं आने देगा, और उसे कह दिए लगेज उठाने के लिए है, ये बच्चा तो रहेगा हमारे कमरे में, अलग से देने की जरूरत नहीं, हमारे कमरे में सोएगा। मतलब एक सेफ गेम खेल रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सेफ गेम था वो, क्योंकि बच्चा अंदर ही सो रहा है। उनको भी ये कहा गया कि हमारे साथ ही, हमारे रूम में कहीं डॉर्मेट्री में या कहीं नहीं पड़ा रहेगा, ये बच्चा हमारे साथ रहेगा, हमारे जैसा खाएगा। उसको खिलाया पिलाया बढ़िया से सब, कि वो शिकायत भी ना कर पाए। अपने साथ बिठाते, शिकायत भी करे तो लोग देख रहे हैं कि ये तो उनके ही साथ उन्हीं की टेबल पे खा रहा है। बढ़िया कपड़े पहना रहे हैं उनको, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने महंगे महंगे कपड़े दिलवाए। और किस तरह से वो 15 दिन बच्चों ने काटे होंगे, उसकी कल्पना केवल बच्चे, मैं समझती हूँ कि इस ट्रॉमा को जिंदगी भर भी निकल पाएंगे उससे, या फिर वो वही करेंगे दूसरे बच्चे के साथ कल, वो तो टिट फॉर टैट फिर वो बच्चा करेगा। सही बात है। ये मैम एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था, क्या यहाँ इस जो नेक्सस है आप इतने लंबे टाइम से देख रही हैं, इसमें विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी है? मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें बाहर भी जाती हैं या बाहर से यहाँ आ रही हैं? देखिए अभी तो जितना भी हुआ इतने उसमें नेपाली तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको याद हो अपने बचपन का भी, कि अक्सर ये हो जाता है भाई किसी बच्चे को नेपाली को ले आओ, वो काम करेगा फुल टाइमर, वो बहुत कामी होते, बहुत हम मेहनती लोग यही होते जानते हैं, हो, मेहनती भी होते हैं और ईमानदार होते हैं, हाँ। है ना, तो इसलिए लोग इसको प्रेफर करते थे। लेकिन वो कब बदला कि वहाँ से लड़कियों की डिमांड होने लगी। पहले लड़का मांगते थे, मुझे अपने घर का याद है कि हमेशा मेरे फादर एक, मतलब ऐसे हमारे यहाँ थे, पर फिर भी ये कहते थे कि एक नेपाली लड़का मिल जाए तो हमेशा को रहेगा, बेचारा खाए पिएगा, यहीं शादी वादी करेगा, ये इस तरह की बात होती थी। मगर वो कभी लड़कियों की बात मैंने नहीं सुनी थी। और उसके बाद जो लड़कियाँ आई तो ये बाज़ार 50% नेपाली लड़कियों से भर गया। अच्छा, वही ब्रोथल कीपर हैं, वही ऑनर हैं, वही लड़कियां हैं। क्योंकि देखिए जो लड़कियां आई वहाँ से वो थी वो बेहद गरीब इलाकों से, जहाँ रोटी का भी नहीं था कोई व्यवस्था, उनको काम के नाम पे लाया गया। दिल्ली में जगह जगह खुली पड़ी हैं जॉब प्लेसमेंट एजेंसी नाम की, जिनके ऑफिस भी नहीं है, वो एक कमरा कहीं ले लिया, वहीं एक बोर्ड टांगा, 4 दिन बाद बंद भी हो गया। इस तरह उन लड़कियों को लाके और इन ब्रोथल्स में उनको दिया गया, और वो उनकी ज़िंदगी बन गए। लेकिन जो निकलना चाहती है वो निकलती भी थी। तो विदेशी में यहाँ तक कई है, वो अलग बात है कि कोई प्यार में फंस के आ गई, वो अलग है। लेकिन ये नेपालीज का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बहुत आसान है, आप वाया टनकपुरा से, आप पूरा यहाँ से चलिए, मडवाडी से, गोरखपुर से, बनारस से चलिए और टनकपुर पहुँच जाइए, हर जगह बाढ़ के इलाके पार करके आप हिंदुस्तान में आ जाइए। कितनी देर लगती है, कोई हमारे यहाँ पासपोर्ट वीज़ा तो है नहीं, सही बात है। जाइए आराम से, कुछ चीज़ ली सिर पे रखा, चने बेचने जा रहे हैं, कोई चीज़ और ली कि इसको बेचने जा रहे हैं, बाढ़ पार किया। हालांकि अभी कुछ जगह पे बहुत BSF और इन लोगों का बड़ा सख्त है, लेकिन फिर भी आ रही हैं, कोई रुकावट नहीं। तो ये मतलब नियम कानून तो है बने हुए, तो तोड़ने के भी 10 तरीके हैं, उसके 1000 तरीके हैं। और ये कहीं से लीगल तो है नहीं, इसको कोई मान्यता तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से फल फूल रहा है। बिल्कुल मान्यता, लोग कहते हैं कि इनको मान्यता है। जीवी रोड की महिलाएं भी कहती हैं हमको मान्यता। अब मान्यता सुन लीजिए, मनोरंजन कर विभाग हर जगह है, हर डिस्ट्रिक्ट में। उनका काम होता है, आपको इवेंट करिए तो आपको मनोरंजन विभाग से लेना पड़ेगी परमिशन। इनको भी मनोरंजन कर विभाग परमिशन देता था है, मतलब इसलिए कहा मैंने क्योंकि अब ये नहीं लेती है। तो पुराने, मैं समझती हूँ 50-60 साल के उन पे वो जिनके अक्षर छिप गए, वो फ्रेम किए हुए लगे पड़े। वो नाच स्पेशल लिखा, नृत्य कला एवं वादन के लिए परमिटेड है। और वही वो कहती है कि हमारे पास तो लाइसेंस है। हम लोग देखने की भी कोशिश नहीं करते कैसा लाइसेंस है, क्या लिख रहा है इसमें, कुछ नहीं है।
ये मतलब अभी जो नया रूप निकल कर आया है, हाँ। जो जिसमें मतलब मैं देखता हूँ कि खबरें इस तरह की भी आती हैं कि हॉस्टल्स की लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वहाँ कॉलेज की लड़कियां हैं, ये सब भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ क्या मतलब डर भी किसी तरह का इसमें इन्वॉल्व होता है या सिर्फ मॉनेटरी लेवल पर उनका पैसा ही लालच होता है? नहीं, पैसा, देखिए पैसा लालच है, पैसा लालच दोनों का है, चाहे वो हॉस्टल के ऑनर्स हों या वो लड़कियां हों। होता क्या है कि पहले अगर हम अपने ज़माने की याद करें तो हॉस्टल भी होते थे, मगर उनमें परमिशन नहीं थी 7 बजे के बाद कहीं जाने की, अगर दूर में पढ़ने भी गए। और हॉस्टल वार्डन तो नाम से ही मशहूर, अगर फिल्में भी देखो उस दौर की तो वार्डन को एक बिल्कुल खुर्राट औरत दिखाया जाता था कि कहीं कैसे चली गई, क्या हुआ, वो सब था। आज आप नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कुछ भी हो। पिछले दिनों मेरे यहाँ बच्चे इंटर्नशिप भी करने आते हैं, तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे आए और वहाँ से अचानक उनके फ़ोन पे कुछ मैसेज आने लगे, उन्होंने मुझे दिखाया। तो उनके यहाँ की कोई लड़की बाहर गई रात के 1:30 बजे, तो कुछ लोग निहंग कपड़े पहन के और उठा के ले गए और उसके साथ रेप किया। पहली बात, रात के 1:30 बजे हॉस्टल से निकल के लड़की कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, सवाल बड़ा ये है, क्यों जा रही है? तो वो रोक टोक नहीं है। दूसरा, लग्जरी, जब वो छोटे शहरों से बड़े शहर में जाती हैं तो यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की वो एक हाथ में गिलास, एक हाथ में सिगरेट, वो बड़ा पतली सी, कोई सुना है विदेशी सिगरेट होती है, उसको लेके वो जब दिखते हैं तो वो उनको लगता है कि ये है ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को जुटा बिल्कुल। मतलब एक पक्ष तो है कि इस तरह की अगर कुछ होता है गलत या इस तरह के दानव हैं तो उन पे अंकुश लगाना, कानून को तो स्ट्रांग होना चाहिए। बट एक दूसरा पहलू ये है कि हमें अपनी तरफ से भी हमारे जो बच्चे हैं या बहन बेटियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से हमें सिस्टम में रखने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें आए ही नहीं। मैं आपको एक अपना वो अनुभव शेयर करता हूँ। पहली बार जब मैं इस सबके परिचय में इस तरह से आया, मैं पहाड़गंज एक बार किसी अपने रिलेटिव से मिलने वहाँ गया हुआ था, स्टेशन वाले एरिया में। पीठ पे बैग, मैं उतरा, जा रहा था और एक लड़का मेरे पास आया कार्ड लेके कमरा चाहिए, कमरा। मैंने भाई कमरा नहीं चाहिए, आया वैसे आगे बढ़ गया मैं तेज़ी से। फिर वो मेरे पास पीछे आया और मतलब 2 बार 3 बार मना करने के बाद लड़की चाहिए, लड़की, उसने एग्जैक्टली बोला ही। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा इसको डर नहीं है किसी तरह, खुले बोल रहा है ऐसे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं हटो, तो अरे देख लो एक बार, फोटो तो देख लो आप। फिर मेरे मन में थोड़ा सा ना उस समय एक जिज्ञासा आई, थोड़ा समझते हैं क्या है ये, क्या है, क्या है तुम्हारे पास? अरे देखो तो हर तरह का है, हर तरह का है, स्कूल कॉलेज चाहिए, वो भी है। फिर मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ा। मेरे मन में दिमाग में यही चल रहा था कि देखो कितना इजीली इनको डर नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या कर दूंगा, शिकायत कर दूंगा, कुछ नहीं। कह अरे आओ उस गली में है, वहाँ विदेशी भी है, जाते जाते ये भी मतलब मुझे बोला कि वहीं पे चलना है, देखना है। हाँ, तो देखिए एक जमाना ये था कि आपने किन किन चीज़ों पे रोक लगाई। सिनेमा हॉल चलते थे, उनमें ब्लैक होता था टिकट का, इकट्ठा खरीदे ब्लैक करते थे, है ना। मतलब अगर 2.5 रुपये का टिकट है तो बाहर आपको 10 का मिल जाएगा, ख़त्म हो गया, हाउसफुल का बोर्ड लग गया। ये हो, उसके लिए वो कहते थे टिकट चाहिए, सारे में घूमते फिरते। अभी लड़की चाहिए, तो देखिए आपको लड़की चाहिए, और वो कौन लड़कियां हैं जो एक, आपको ऐसे समझना होगा इसको कि मेरे शहर की लड़की वो पढ़ने जाएगी बंगलौर। ये क्या है मुझे नहीं पता, काउंसलिंग। मैं तो काउंसलिंग इतना ही जानती हूँ कि भाई कोई बच्चा भटक रहा है, किसी के साथ कुछ दिक्कत है, कोई ट्रॉमा में है, उसको समझाया जाए और उसे मेडिकल काउंसलिंग भी दी जाए, उसको मानसिक काउंसलिंग भी दी जाए, ये मैं समझती हूँ। लेकिन कॉलेजेस में काउंसलिंग, वो क्या है काउंसलिंग कि आपसे जब आपने फॉर्म भरा तो 3-4 कॉलेज आपने लाइन से भरे, ये यहाँ का, ये यहाँ का, ये यहाँ का, देख लिया, गूगल बाबा तो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, वहाँ से आपने भर दिया। अब आप दूर से दूर कहेंगे कि ये लेना है, वही कॉलेज। ये एक देखिए, ये भी बड़ा साजिश चल रही है कि आपको बच्चे के अकॉर्डिंग कॉलेज दिया जाएगा। पेरेंट्स लाख कहते हैं भाई नज़दीक का देख लो, कोई मेरे बराबर में का देख लो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो कहते हैं बच्चे की डिमांड ये है, इसका नंबर ही वहाँ आया। फिर अगर फिर भी माँ बाप नहीं माने, नहीं हम कहीं और करा देंगे, तो कहेंगे नहीं बच्चे का नंबर आ गया, अरे ऐसे कॉलेज में तो होता भी नहीं है, आप लोग क्या समझ रहे हो, होता नहीं है। फिर बच्चे को ऐसे कर दिया, वो थोड़ा कुछ होगा कि हाँ पापा ये तो मेरा हो गया था और आप मेरी ज़िंदगी नहीं बनने देना चाह रहे। बच्चे के अकॉर्डिंग कॉलेज दिया जा रहा है, मतलब जो बच्चे की चॉइस है। अच्छा, जो उसने ये काउंसलिंग। अच्छा, बच्चे की जो चॉइस है, वो चाहता है दूर से दूर जाऊँ मैं। अब वो दूर चले गए, आपने तो उसको जो देना था वो दे दिया, इतना ही दे सकता हूँ मैं, ये मेरी लिमिट है। बाकी आप 1.5 लाख का 2 लाख का फ़ोन लेंगे,
ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, ये कहाँ से लेंगे? तो इसके लिए आप और अभी तो एक नया, आपने शायद सुना नहीं, नया वो चला है टैगलाइन, माई बॉडी माई चॉइस, हाँ हाँ सुना है ना? तो फिर आप किस पे लगाएंगे अंकुश? जब माँ बाप पे अंकुश नहीं लग रहा तो हम जैसे लोग लगा सकते हैं। हम किसी लड़की को रोक के कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कानून का पालन करने वाली एजेंसीज हैं वो नहीं लगा रही हैं, क्योंकि वो कहती हैं ये तो लड़कियां हमको यूं कह के निकल जाती हैं, तुम कौन? मैं बालिग हूँ, मैं जो चाहे करूँ। फ्रीडम के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और जब ये लोग फंसते हैं तब समझ में आता है। और सबसे बड़ा जो इनका फंसने का है वो है नशा। एक बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रग है, आपने एक बार उसको ले लिया, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी कि बच्चे सचेत होते हैं, उसके बाद आपका बच्चा गया आपके हाथ से। अच्छा। वो उसी नशे में डूबेगा और उसके लिए कुछ भी करेगा, फिर कुछ भी। और वो कुछ भी करने की जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो इतनी ड्रग सस्ती नहीं है कि आपने 200-400 रुपए में ले ली। अच्छा। वो 50-50 हज़ार में आपको एक मिलेगी। और वो उसके लिए फिर वो अगर लत लग गई तो लत लग गई, वो नहीं छूटेगी। वही रास्ता अपनाना है, वही रास्ता उनको। और इससे इजी मनी कहाँ है? उन्होंने टैगलाइन बनाई ली, माई बॉडी माई चॉइस, कुछ भी करें। तो नहीं दिख रहा माँ बाप को। माँ बाप सोच मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? मैं अगर अपने शहर में कहूँ, सपोज करो मेरे बच्चे तो चलिए सब अपने अपनी जगह, अगर मेरा बच्चा कोई और छोटा हो और वो आज मुझसे ये कहता मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पढ़ूंगा मैं, क्यों पढ़ना भाई? मेरे शहर में तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अकेला ही ऐसा शहर है जिसमें 19 यूनिवर्सिटी हैं। आप क्यों नहीं पढ़ सकते? जहाँ जब विदेशों के हमारे यहाँ आके पढ़ रहे हैं, दूसरे शहरों के हमारे यहाँ आके पढ़ रहे हैं, तुम अपने दूसरे में क्यों जाओगे? नहीं पढ़ना तो चलो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, नहीं है मुझे कहीं और पढ़ाना। क्यों आप नहीं बच्चों पे वो अंकुश? ये अंकुश नहीं था, ये उनको सभ्य बनाना, अपनी संस्कृति के अनुरूप ढालना था, जिसको हमने छोड़ दिया है। हम लोग तो छोटे शहर से थे, तो छोटे शहर वाले आसपास के जो है इलाहाबाद, लखनऊ, वहाँ जाते हैं। और जो वहाँ रहते हैं वो कहीं और गए हुए हैं। दिल्ली आए पढ़ने, तो हमारे लिए दिल्ली बड़ी जगह है। दिल्ली वाले जो है वो कहीं और विदेशों में भेजे हुए हैं, बेंगलोर भेजे हुए हैं। क्यों? तो कहानियाँ समझ में नहीं आता कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। और ये ऐसी दो चल गई हैं, अभी तो पता नहीं आप नहीं जानते या जानते हैं। ऐसा नहीं है ये लड़कियों तक सीमित है, जिगोलो हैं। मैं आपको बच्चों की बता चुकी, सेक्स टूरिज्म है, फिर लड़कियों का है माई बॉडी माई चॉइस, उसके बाद जिगोलो हैं। जिगोलो ये विभत्स रूप है वेश्यावृत्ति के। जिगोलो मैंने सुना है। मैं जब यहाँ दिल्ली आया था शुरुआती दौर में, तो मेरे साथ वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो एक लड़का था और किसी पुलिस अधिकारी का लड़का था, और उससे मैंने ये टर्म सुना था। और वो ये काम करता था, मतलब फिट था, अच्छा दिखता था, बॉडी शॉडी थी, और वो जाता था कुछ धनाढ्य लोगों के पास, महिलाओं के पास, ज़्यादा उम्र की महिलाओं के पास, और उसको पैसे मिलते थे। इतना मैंने उस समय ये जानकारी दी। और वो हाई प्रोफाइल हैं महिलाएं, और पैसे की कोई था नहीं, ब्लैक मनी की भी कोई था नहीं। वो चाहे तो 1 लाख रुपए मांग ले एक रात में, वो अपनी अगर इतना वो देने को नहीं करे तो दूसरी भी दिलाऊंगी, आज तुम वहाँ भी चले जाओ, फ्रेंड्स हैं। और अच्छा, एक सर्कल है। तो ये अभी भी मतलब ये सब चीजें अब ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ गया, अब ज़्यादा है। आपको नहीं अचानक लगता कि जिम की बाढ़ आ गई है सब जगह? इतने जिम क्यों? आप घर में तो काम नहीं करते, घर में तो आपसे कहोगे जरा एक गिलास पानी ला, वो भी आप किसी और से कहोगे जरा एक गिलास पानी ला देना। वहाँ वो महिलाएं जाती हैं, वो कुछ और एक मशीन चली जिसमें पोछे जैसे, कि आप इसे करेंगी तो आपकी कमर पतली हो जाएगी। घर में लगाओ ना पोछा, पोछा ही लगा लो, उस पर सीधी बात है। नहीं लगाएंगी ना, है ना? रोटी घर में नहीं बनाएंगी। अब अभी पता लगा कि हमारा हाथ नहीं उठ रहा है। अभी जब आप सब तरह से अनफिट हैं, पति कहीं और जा रहा है या बिजनेस टूर्स पे ज़्यादा रहता है, तब आप इन जिगोलोस को हायर करती हैं। अच्छा, पैसा आपके पास है। और ये ज़्यादातर 50+ हैं। ये मैं समझिए क्या वो 40 की हैं, 35 की हैं, सब 50+ महिलाएं हैं। 50+ महिलाएं हैं, जिनको बहुत सी महिलाओं को, जिनको मैं जानती हूँ, और उनके लिए ये बात मैं तब कह रही हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे बेटे जैसा है? आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे भाई जैसा छोटा भाई हो सकता है मेरा? कैसे आप ये सब के? और सच्चाई ये है इतनी बड़ी, जो ये मैं सबको कह रही हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए, वो जो जिगोलो जैसे काम कर रहे हैं, कि आपकी जो ज़िंदगी की लिमिट है वो 50% तो घट गई तब, क्योंकि आपको पता ही नहीं अब कब कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए आप और ज़्यादा वो
ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब मैं तो ड्रग्स ही कहती हूँ उनको, स्टेरॉइड आप ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं बॉडी फुलाने के लिए, जिम आप ज़्यादा से ज़्यादा, आगे अभी तेज़ी से नहीं घटनाएं बढ़ी हैं कि जिम में हार्ट अटैक हो गया अचानक, है ना, बहुत हुआ छोटे है। कम उम्र के लड़कों को। ये 30-35 साल तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल जिम जैसी कोई उनकी बॉडी में कुछ दिखता नहीं है, वो बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल बदहाल हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, और मुश्किल से वो महिलाएं उनको छोड़ती हैं, तो बेकार हो गए, चलो फिर तुम, अब कोई नया आएगा, और अब उनको आदत पड़ चुकी, वो पैसे ड्रग्स की, मतलब हाई अच्छा खाना की, अच्छी जगहों पे जाने की, और पैसा अच्छा खासा लेने की, अब वो है नहीं। जिम विम का तो सीधा सीधा फोकस ये है कि अच्छा दिखना, बॉडी दिखना, ये मसल्स बना ले, ये बना ले, फिट रहने का तो कोई बहुत उसमें नहीं element फिट है वाला नहीं, फिट वाला वो बिल्कुल नहीं, फिट रहना तो योगा करो, अपने घर में करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें आप घर में कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें पहले थोड़ी टफ थी, मतलब उतना इजीली रीचेबल, अप्रोचेबल नहीं था। अब तो देख रहा हूँ कि होटल भी इस तरह के हैं ना, बहुत आपको बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुल के कहती हूँ, ओयो होटल का तो शायद पूरा बिजनेस ही इस पर टिका है। जब मेरे जैसे छोटे शहर में ओयो होटल की बाढ़ आ गई है, आप समझिए कि 2 कमरे किसी के पास बोर्ड होटल का लगा है, उसी में फैमिली भी रह रही है, इसका मतलब आप एक कमरा वो प्रोवाइड करा रहे हैं किसी को, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपकी एक्स्ट्रा आमदनी हो रही है। किराए पे देते किसी को एक कमरा तो क्या देता, 2,000 रुपये मुश्किल से आपको महीने में, यहाँ आपको 1 घंटे के 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। और स्कूल की लड़कियां हैं, मुंह पे दुपट्टा बांध के आएंगी, लड़के बाइक पे लेके आएंगे, 1 घंटे के लिए लिया चले गए। कैसे आप अपनी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, अपने शहर के बच्चों को खराब कर रहे हैं। क्यों नहीं आप डपट के ये कह सकते, इसमें नाबालिग लड़कियां भी होती हैं, नाबालिग लड़के भी होते हैं, क्यों नहीं आप डपट के कह सकते एक बार भी कि ये क्या तुम इस जगह पे आ रहे हो, क्यों 1 घंटे को चाहिए, लेकिन आपको तो पैसा चाहिए। ऐसी जगहों पे मेरे शहर में है कि नहर जा, हमारा ज़्यादातर शहर घिरा हुआ है, शहर क्या पूरा गंगा नदी का इलाका, तो नहर जा रही है और नहर के किनारे 2 कमरे किसी के बने हुए हैं ऐसे ही, एक नीचे एक ऊपर, और वो ओयो होटल का बोर्ड है। ये तो मतलब आपके पास घर है, जगह है, तो आप अप्लाई करते हो, और वो नहीं, अप्लाई नहीं करना आपको, आप तो अप्रोच करो बस उन्हें, वो दे देंगे, हाँ बना लो, कुछ नहीं करना आपको। कोई होटल में उसको लाइसेंस थोड़ी करना है, वो तो फ्रेंचाइजी है उनकी, कुछ तो क्राइटेरिया रहता होगा। कुछ क्राइटेरिया नहीं है। जब मैं कह रही हूँ एक कमरा नीचे एक ऊपर, नीचे फैमिली रह रही है जिसका है, वो ऊपर का कमरा किराए पे दे देते हैं। ये ऐसा है, इतनी बड़ी वेश्यावृत्ति जैसा अड्डा है ये, कि दिन में आप वहीं आपके बेटा बेटी सब नीचे रह रहे हैं, और वहीं ऊपर आपने एक कमरा दे दिया, आ जाओ चले जाओ, बच्चा नहीं समझ रहा होगा आपका क्या कर रहे हैं ऊपर। ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी, हम कह रहे हैं ना बड़ा हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लोग थूकेंगे हमारे पर। ये है भारत, और ये खुले और आम हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसको प्रेशर दिया जा रहा है, मतलब खुली छूट भी है, खुली छूट है। सरकार ने कैसे कान 3 बंदर बने हुए हैं, आप आम लोग बने हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक मैडम का मेरे पास फ़ोन आता है, मैं इतना काम करती हूँ, आप देखना हमारे तो बिल्कुल घर के सामने ओयो खुल गया, और मेरे तो घर में जवान लड़की भी है, लड़का भी है, मुझे तो हर वक्त डर लग रहा है। तो मैंने कहा जाओ, बंद क्यों नहीं कराती हो, करो एक दिन हंगामा कि ये क्या है, क्यों आते हैं, क्योंकि सारा दिन लड़के लड़के आते हैं, बाइक पीछे खड़ी करते हैं खेत में, खेत के किनारे बना हुआ है उनका, और वो सामने से जाते हैं, लड़की मुंह पे दुपट्टा बांधे रखती है। मैंने कहा कोई नीचे रिसेप्शनिस्ट बैठता है, उन्होंने नहीं, वही ऐसी कुर्सी डाली वो औरत बैठी रहती है, जो उस घर की मालकिन है उसका पति बैठा रहता है, और ऐसे बैठे रहते हैं वैसे अपने घर में बैठे हैं, जो कोई आया बस वो चले गए ऊपर। मैंने फिर मुझसे क्या चाहती हो, बोले जी इसे बंद कराओ। मैंने कहा क्यों चाहती हो ये बंद हो जाए? अरे नहीं, मेरे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। तो मैंने कहा भगत सिंह अतुल शर्मा के घर में पैदा होगा, बस तुम्हारे घर में नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे सेफ करने भी मैं ही आऊँगी, तुम उसके लिए खुद नहीं कर सकती हो। और नहीं कि मैंने स्पष्ट कहा उन्हें, वो मुझे मैसेज करती रहती है, मैडम आपने कुछ किया नहीं, मैं जवाब नहीं देती। सही बात आपके घर के सामने खुल रहा है, विरोध करिए, पुलिस में जाके कहिए कि साहब लड़के लड़के आते, फोटो, मैंने कहा फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, खुला जमाना है, अब आप इतना भी नहीं कर सकती। तो मैं नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं कहती जाओ, मैं नहीं करती। पका पकाई चीज़ें चाहिए लोगों को, एफर्ट लगाने। सही बात है, आपने बहुत सही जवाब दिया। कर तो सकते हो, आप कर ही रहे हो, लेकिन मैं कर सकती थी, लेकिन सबको साथ आने की जरूरत है भाई। हाँ, और जगह रेड कराई किया भी, पर मैं वहाँ नहीं किया, होने दो जो हो रहा है। रेड कराने की बात आई, ऐसी कोई घटना में अभी जहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी का, अच्छा ये पॉर्न फिल्में मुझे याद आता है कि ये पहले वीडियो पे, वीसीआर पे जो है इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। अब तो इतना इजीली वो चीज़ें आपके फ़ोन में ही है।
एक्सेस कर देखिए सकते मैं हैं। इसका आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मेरे पास एक बच्ची आती है और अच्छी सी सौम्य सी बच्ची थी और मेरे से बोलती कि मैंने कहा बेटा कैसी कोई परेशानी है? तो बोली हाँ। मैं अकेले में बात करोगी? हाँ। मैं सबको भेज दिया बाहर, मैंने उसे अपने पास बिठाया, मैं उसके पास ही बैठ गई जाके, अपनी कुर्सी से उठ के वहाँ बैठ गई। मैंने कहा बताओ। उसने मुझे कुछ नाम बताया तो मुझे कन्फ्यूज़न रहा कि कौन है ये। तो उसने कहा कि मैम मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। मैं करती क्या हो तुम? और मैं पीएचडी कर रही हूँ। अच्छी पढ़ी लिखी हो। बोले एक मेरा फ्रेंड बना जो जिम चलाता है और हमारी कम्युनिटी का है, कोई ऐसा वो नहीं था। तो मैंने अपने, मेरे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और हम 2 ही भाई बहन हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से उसको मिलवाया। तो मेरे पेरेंट्स ने भी उसके घर में जाके बात की तो हमारी शादी की बात तय हो गई। ठीक। कोई परेशानी आई नहीं, क्योंकि एक ही शहर के रहने वाले हैं, लोग एक दूसरे के बारे में निकाल ही लेते हैं। फिर हमारा काफ़ी दिन रिश्ता चला, क्योंकि मेरी पीएचडी पूरा होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने भी वो टाइम मांगा और उसने भी कहा कि मुझे 6 महीने दो। 6 महीने में हमारा लगातार कभी कभी मिलना होता रहा कि वो आता, मुझे कहता कि चलो मैं थोड़ी देर, चलो कुछ खिला के लाता हूँ, ऐसे बस नॉर्मल ऐसे करता। एक दिन बोला कि आओ चलो तुम्हें कुछ और दिखा के लाता हूँ, तो वो उसके साथ चली गई। अभी तक तो सब चीज़ें हो गई थी तय, क्योंकि जो रिंग सेरेमनी टाइप का भी कुछ हो गया था। अच्छा। तो वो चली गई उसके साथ। वहाँ वो एक होटल में ले गया, थोड़ा आउटर पे एक होटल था, वहाँ ले गया। तो उसने कहा होटल में क्यों लाया, मैं तो यहाँ नहीं जाऊँगी। लेकिन नहीं, तुम्हें हमने बताया नहीं ये मेरा होटल है। अच्छा। पता नहीं उसने क्या सोचा लड़की ने कि ठीक है। अब इतनी समझदार तो थी वो, और शायद 25-26 साल की उम्र भी थी। तो जैसे वो लड़की ने एंटर किया और लड़के ने भी किया, तो उससे रिसेप्शन में बैठे जो बंदा था उसने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे देखा उसे और वो अपने काम में लग गया, कुछ नहीं कहा। वो गया सीधा लड़की को लेके, तो लड़की आश्वस्त हो गई कि ये इसका ही है। इसी का, हाँ, इसको तो उसने भी नहीं टोका। ठीक और वो है। सीधा एक कमरे में गया, चाबी भी उसी के पास थी। हाँ। एक कमरे में गया, कमरा खोला और कि यहाँ बैठेंगे। हाँ। तो उसने कहा नीचे बैठ जाते। अरे बोले नहीं नहीं, मैं मालिक हूँ यहाँ का, कोई मैं कस्टमर थोड़ी हूँ कि नीचे बैठूंगा सबके साथ। यहाँ बैठे हूँ, यहीं लाएगा। थोड़ी देर में वो लेके, उनका शायद तय हो रखा होगा, वो लेके आया खाना वाना सब चीज़ें, पूरा दिन उन्होंने व्यतीत किया। वो दिन सही गुजर गया, वो चले गए वापस। तो वो और आश्वस्त हो गई, सब ठीक है। फिर उसके बाद में वो एक दिन और ले गया, कोई 8-10 दिन बीतने के बाद में, तो उसने कोई आनाकानी इस बार नहीं की लड़की ने, वो चली गई। गलती एक ही कि घर वालों को नहीं बताया एक बार भी अच्छा। कि होटल में भी गई हूँ मैं इसके साथ। शायद डरवश थोड़ा हम अभी पिछड़ी संस्कृति के हैं, वो तो विरोध होता फिर। हाँ। तो वो ऊपर ले गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो कहा दरवाज़ा क्यों बंद करे? बोले बिल्कुल यकीन ही नहीं करती हो कि दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। अरे ठीक है, बैठे हैं आराम से, लेकिन वो आग फूस जैसा ही संबंध है, वो फिजिकल रिलेशन उनके हुए। फिर कई बार लाया। अब वो लड़की ने विरोध करना शुरू किया कि ये कौन सी बात, हमारी शादी होने वाली है और तुम आए दिन मुझे ये कहते हो कि चलो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, ये नहीं सब मुझे पसंद है। तो उसने कहा आओ तो तुम्हें दिखाता हूँ आज कुछ। उसने दिखाया तो उसकी बहुत वीडियो बना रखी थी उसने, और हर एंगल से थी वीडियो। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस छोटे से कमरे में कम से कम 15-20 कैमरे लगे हों, इस तरह थी वो। तो मैंने कहा फिर अब क्यों आ गई तुम, अलग हट गई, तो चलो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं, मैं करूँगी कुछ ना कुछ। बोली नहीं मैडम, बात उससे कहीं आगे है। थोड़ी सी चुप रही। मैंने फिर उसे आश्वस्त किया कि ये बात यहीं कमरे में ख़त्म हो जाएगी, तू घबरा मत, मुझे बता दे, तेरे पेरेंट्स तक नहीं जाएगी। मैंने कहा क्या तू प्रेग्नेंट है? बोले नहीं नहीं, वो ये सब नहीं करता, प्रिकॉशन रखता है। फिर क्या है? बोली मैं अब तक 24 लड़कियों का जीवन खराब कर चुकी हूँ। 24? मैंने कहा कैसे? बोले मुझे वो वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और मुझे कहता रहा अब ये लड़की ला, अब ये लड़की ला अपने कॉलेज की। मैं मिलवाती रही उससे, और वो यहाँ ला के उनकी वीडियो। अब मैंने कहा अब फिर क्यों आई? मुझे गुस्सा आया उस पर, अब क्यों आई? बोले अब जो मैं लड़की को वो मांग रहा है, वो प्रेग्नेंट है, शादीशुदा है और प्रेग्नेंट है, और मेरे साथ पीएचडी कर रही है। मेरे लिए तो मैंने कहा फिर मैं कुछ नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन कुछ नहीं करूँगी, अब नहीं ले जाऊंगी मैं उस लड़की को। मैंने कहा तुमने कभी बात करके देखी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ इतना ज़्यादा, जबकि हमारी शादी होने वाली है? वो इससे मुकर ही नहीं रहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा। कह रहा है मैं शादी तो करूँगा ही, 6 महीने का टाइम है, शादी करेंगे हम, और किसी और के साथ संबंध थोड़ी बनवा रहा हूँ तुम्हारे, मैं ही तो हूँ। खुद का उसका कहीं फेस नहीं आता पूरी में। मैंने कहा तो बेटा ऐसे तो इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, तुम उस लड़की को ले जाओ। टाइम वाइम सब तय कर लिया, पुलिस को लिया। पुलिस को बस ये नहीं बताया कि हम कहाँ जाएंगे। अच्छा। मैं नहीं बताती हूँ, देखो मैं साफ कह रही हूँ,
अच्छा ये क्या, अच्छा क्यों नहीं बताती हूँ ये मैं जो क्योंकि समझ वो रहा हूँ पहले से पता लग जाएगा और फेक रेड हो जाएगी। बहुत पूछा उन्होंने, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। किसी ने मुझे आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें, मुझे बता के मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, क्योंकि हमें आने में, अगर आपने जगह नहीं बताई, हमें आने में टाइम लग जाएगा। अच्छा आप होटल का नाम मत बताना, वहाँ तो चैन से लाइन से हैं सब। इनके ठीक है। वो लड़की को ले गया, लड़की ले गई, ऊपर कमरे में ले गया, कमरा उसने बंद कर लिया। मैं तुरंत तब तक नंबर डायल करके रखा था उसी बंदे का। मैंने कहा आ जाओ। वो इंस्पेक्टर रैंक के थे, वो आ गए। उन्होंने बाकी को भी कह दिया कि बहुत जल्दी आओ। बाहर से लॉक किया दरवाज़ा कि निकल के भागे ना। अभी तो जैसे सारी फोर्स आई और उसके बाद खुलवाया कमरा, तो लड़की सहमी सी एक तरफ खड़ी थी और वो उसकी बड़ी मान मनोबल कर रहा था, कुछ नहीं होने का है, कुछ किसी को पता नहीं लगने का है। जब हमने दरवाज़ा बाहर से खोला, मुझे तो कुछ सूझता नहीं है, देखो मैं थोड़ा, मेरे हाथ वाथ चल जाते हैं उससे, मुझे गुस्सा भी आता है। मैंने उसको बहुत थप्पड़ लगाया उसने। तो मैं बच्ची को तो उसको बाहर भेजा। मैंने कहा तुम जाओ, बिल्कुल दुपट्टा लपेटा और यहाँ से जाओ, यहाँ रुकना भी मत, कहीं भी चली जाओ, अपने घर जाओ। वही लड़की लेके चली गई उसको जो हमको लाई थी। तो उसे बोला कि तू लाई ना, अब देख तेरी कैसे वीडियो वायरल करते हैं, कर दे। अच्छा ये धमकी दे रहा है वहीं पे? हाँ वहीं पे सबके सामने हमारे। उसके बाद जब सर्च किया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका ये है, यहाँ कैमरा है, वो ये फूलदान लगे हैं, इनमें कई कैमरे हैं, छत में कैमरे हैं। होटल का अच्छा खासा रूम है और कहीं बॉस रखा है, कोई पानी का जो जग रखा हुआ था उसमें कैमरा। आप देखिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मतलब वो हिडन कैमरे थे और जहाँ से हर एंगल से उनकी फ़ोटोज़ बन रही थी। और तब उसने, जब उसके साथ पिटाई भी काफ़ी हुई, तब उसने बताया कि ये सर यहाँ रहती, हम डरते इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान में तो हम ये देते ही नहीं, हमारी बैंकॉक और थाईलैंड जाती है। अच्छा ये भी है। हाँ, इसलिए मैं इससे शादी भी करूँगा, किसी और से संबंध थोड़ी है इसका, संबंध तो मुझसे ही है भाई। वीडियो, और मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी की वीडियो, होने वाली बीवी की वीडियो दूसरे देखेंगे? बोले यहाँ थोड़ी देख रहे हैं इंडिया में। तो मतलब ये क्या होटल साजिश में नहीं था, लेकिन जो भी पुलिस प्रशासन था, होटल वालों को बचा गया कि इनको तो पता ही नहीं था। ये जो और बाकी लड़कियां आई थी 24 बता रहे हैं आप, तो वो उनका किसके साथ संबंध बनता था? यही तो इसी के, यही लड़का। अच्छा, यही लड़का, और किसी के साथ नहीं। अच्छा हाँ, वो तो ऐसे फंसाता था कि जैसे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, किसी से नहीं। ये नहीं कि जबरन नहीं था, उनको भी ऐसे ही घुमाता फिराता। अच्छा हाँ, ये सब करके करता था। और सबके साथ शादी का झांसा? सबके साथ शादी का झांसा था, सबके साथ। सोचिए, जिम का है ये, जिम चलता था उसका अच्छा खासा, तो जिम भी बंद हुआ और चीज़ें हुई इसमें। बहुत बहुत मतलब विभत्स चीज़ें हैं। और खैर इसका कारोबार तो बहुत बड़ा है, ये पॉर्न फिल्मों का और इस तरह का। हाँ। और इसमें अच्छे अच्छे घराने की लड़कियां भी शामिल हैं मर्जी से, और चाहे इस तरह के ट्रैप में फंसा के। नहीं, इस तरह की ट्रैप में लड़कियां खुद फंसा रही हैं, उनको फंसा के नहीं, खुद भी फंसा रही हैं। मतलब खुद भी कैसे? खुद ऐसे कि 15-16 साल की बच्ची है और इंटर किया है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब कर, मूर्ख लड़की एकदम, जैसे इसको ढीलेगी, इसको अकल ना हो। और माँ उससे बड़ी ज़्यादा मूर्ख। नहीं मेरी लड़की कह रही है जॉब। बेटा अभी मैंने कहा भैया ये तो कुछ भी नहीं, मुझसे बराबर कह रहे हैं इसकी नौकरी लगवा दो। मैंने कहा इसका तो कहीं अभी कुछ है ही नहीं, क्या करना है इसका, छोड़ो। नहीं, वो खैर एक दिन उसने कहा कि इसकी लग गई, बहुत अच्छी नौकरी लग गई और 15,000 रुपये मिलेंगे। और ये मैंने कहा ठीक है तुम जाना। कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ वीडियोस मेरे पास अचानक से आना शुरू हुई। खड़े खड़े मैं ऐसी खड़ी किससे बात कर रही थी और टिक 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 होता रहा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है। मैंने किसी बच्चे के, अपने ही साथी के किसी के हाथ में पकड़ा दी। मैंने कहा देखना कौन भेज रहा है, कुछ शिकायत विकायत है क्या है। तो उसने ऐसे देख के फिर मुझे पकड़ा दिया, यहाँ पे देख लो। ये उस लड़की की फ़ोटोज़ और वीडियो थी जो मुझसे इस बात के लिए कह रही थी। और वो सज्जन लगभग 75-80 साल के थे। वो वीडियोस खुद उसने किसी अपनी फ्रेंड से वायरल कराई, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। अच्छा। और जब वो झांसे में नहीं आए, नहीं दिया उन्होंने कोई पैसा, वो भी खुर्राट आदमी थे, उनको जेल भिजवाया, रेप में पॉक्सो लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई। 6-7 महीने में छूटे कब, जबकि उनको बड़ा सा अमाउंट दिया गया लड़की को। एक पहलू ये भी है, ये भी पहलू है। और इस तरह से वो वीडियोस बनाई गई थी कि जैसे ये रखा है, मतलब कोई जैसे वहीं खड़े होकर बना रहा है, ये तक भी इस पे ऐसे वीडियो बन रही है। कागज़ में क्या लिख रहा है, उनका नाम आ रहा है ऊपर, और
कोई लेटर पैड था वो, और कुछ ऐसे सब करके एक एक चीज का फोटो आ रहा था। ओह, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा हमारा जो आर्थिक सिस्टम है इस पर टिक गया है और सरकारें चुप हैं। इसलिए चुप हैं कि चलो रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू आ रहा है, सही बात है। जो भी अप्रोच करने के या इजीली एक्सेसिबल की बात है, कहीं आप इस तरह का कोई अगर जाना चाह रहा है, उसमें एक मसाज पार्लर, मसाज सेंटर्स का भी बड़ा नाम हाँ, होता है। हाँ, वो भी आपके नॉलेज में आए होंगे? बिल्कुल। अभी एक मसाज पार्लर हमने तुरंत बंद कराया, खुलने से पहले ही बंद कराया। अच्छा। क्योंकि देखिए कैसे होता है, एक मसाज पार्लर खुलता है और खुद उन्हीं मैडम की जिनका वो खुलता है उन्हीं की वीडियो वायरल होती है किसी पुलिस वाले के साथ। अच्छा। हाँ, वो पुलिस वाला सस्पेंड हो जाता है, मैडम का मसाज पार्लर बंद हो गया। फिर उसके बाद वो दूसरी जगह खुलती है, दूसरी जगह खुलती, कुछ और शायद पंगा हुआ, अब मुझे बहुत उसकी जानकारी नहीं क्या पंगा हुआ, लेकिन वो जानकारी होने वो शायद जेल वेल गई उसमें। अभी आके रिसेंट में उन्होंने फिर से खोला। अच्छा। और अगले दिन उसका उद्घाटन होने जा रहा था, तो किसी पत्रकार, मेरा हमेशा मीडिया बहुत साथ देता है, मुझे किसी पत्रकार बंधु ने फ़ोन किया कि दीदी ऐसे मसाज पार्लर वो फिर खोल रही है, उसने मुझे कुछ फोटो, और मैं यहीं किसी पॉडकास्ट में थी नोएडा में। मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ हूँ अभी, लेकिन इनको बोले कल बड़े लोगों के नाम है कि जो उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं होगा, वो कोई नहीं, चिंता ना करो। खैर हमने अपनी सोर्सेज के ज़रिए पुलिस को कैसे उनको, वो सुबह दिन से पहले वो बंद कराया, सील हुआ, क्यों नहीं चलेगा। तो ये मानसिकता की बात मैं कह रही हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं, चलो आप पत्रकार नहीं कर सकते, आपकी अपनी विधा है, लेकिन जो आम समाज के लोग वहाँ देख रहे हैं कि मसाज पार्लर खुला, और मसाज पार्लर्स के बारे में उन्होंने मुझसे पहले किसी और को भी अप्रोच किया था कि दीदी नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप कर लो क्योंकि आप भी बड़े समाज सेवी हो। तो उनका हम दीदी के साथ चलेंगे, भी उनको बुलवा लो। तो सामाजिक संगठनों का भी अपना एक सोचा है, मतलब वो नहीं मैं उसको कहूँगी, पर ठीक है जैसा भी है। आप क्यों नहीं देख रहे कि ये मसाज पार्लर में लड़की मसाज कराने जा रही है तो लड़का करेगा, लड़का कराने जा रहा है तो लड़की करेगी, और यूनिसेक्स मसाज पार्लर्स क्यों, लड़के भी जाएंगे लड़कियां भी जाएंगी, क्यों भी, ऐसा क्या है। मसाज तो पहले भी होती थी, घरों में भी आती थी, डिलीवरी के बाद में करती थी जो महिलाएं आती थी, इस तरह की वो मसाज करती थी महिलाओं की। और ये तो मुझे बहुत, ये तो मसाज सेंटर पार्लर है, तो जिस तरह से ऐड देते हैं, अगर इनका ऐड आप देख लो, हाँ, तो सीधा इंडिकेशन रहता है, सीधा रहता है उसमें, आप ये कहीं भी क्या काम करते हैं। और आप कभी छोटे छोटे विज्ञापन देखना, वही है ना, वो कितने उनमें साफ उनकी अश्लीलता की बू आती है, लेकिन नहीं हम देख रहे हैं, नहीं हम ध्यान कर रहे हैं, और इनको बंद भी नहीं किया कराया जा रहा है, ना किसी तरह कोई पाबंदी है। क्योंकि कैसे बंद हो, मान लो हमने उस पर तुरंत एतराज करके और अपने सोर्सेज लगाए, बंद हो गया। और मैं बिल्कुल बहुत साफ कहा, जिसको कहा, मैंने कहा सुबह बवाल करूंगी तो सब कुछ करूंगी, तोड़ फोड़ मचाऊंगी, आप मुझे जेल भेजने के लिए तैयार रहना, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं उसे बंद करूंगी, अब और मौका नहीं दूंगी, दो हो चुके। अब आप इतने खुले रूप में आती हैं, कई जगह आप बता रही हैं, कई जगह आपका इस तरह रहा है, चीज़ों को ठीक कराया आपने, लोगों को बचाया है। कई लोगों के धंधे भी तो बंद होते होंगे, कोई बड़े नाम भी तो इसमें होंगे, आप पे कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई कभी? नहीं, मुझे तो मार दिया था। मैं तो बिल्कुल मार के, अगर आप देखेंगे तो मेरे फोरहेड पे भी बहुत सारे निशान, मेरे पैर में रॉड, मेरी ये देखिए ये है शिकंजा है पूरे हाथ में, मतलब मेरे तो गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दी थी, और 8 दिन बाद मेरी बेटी की शादी थी। ये कैसे क्या हुआ जरा बताइए। तब पता नहीं कि 31 दिसंबर की बात थी, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी उस दिन भी, तो कार्ड वार्ड बांटने के लिए हम जा रहे थे और एक गाड़ी बुक करनी थी, तो हमारे साथ हमारी संस्था में प्रेसिडेंट थे, वो पुलिस में थे, वो साथ थे, तो मतलब ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे वो। उन्होंने थोड़ी दूर चलने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था, मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर चलते ही कोई पीछा हमारा कर रहा है। अच्छा। मैंने कहा ये पुलिस ये दिमाग मत लगाओ भैया, हमको करने तो अपना काम। बोले नहीं कोई कर रहा है। उन्होंने किसी को फ़ोन करा, अपने किसी मातहत को किया हुआ, क्योंकि वहीं पोस्टिंग थी उनकी, वो बोले एक गाड़ी लेके आ जा और उस गली में आ जाइए, वहाँ गली में तुझे एक्सचेंज करूँगा, मेरी तू रख ले, इस गाड़ी में जाएगी। अच्छा। वो हमने चेंज कर ली। अच्छा। जैसे ही ऑन रोड आए तो फिर हमें कोई फॉलो कर रहा था, उन्होंने फिर कहा, उन्होंने फिर कहा कि फॉलो कर रहा है कोई, तुम मान नहीं रही हो, किसी से कुछ पंगा हुआ क्या 1-2 दिन में? मैंने कहा नहीं हुआ तो नहीं, तो हो भी सकता है, हुआ भी होगा, होता तो रोज ही रहता है आपका तो खैर बहुत सारे। फिर हम आगे पहुंचे, मतलब हम 6-7 किलोमीटर मुश्किल से पहुंच पाए कि इस बीच उन्होंने फिर तीसरी गाड़ी बदली। वो मेरा एक भाई है, उसको बुलाया और उसकी गाड़ी ली, और फिर हम उससे चल दिए।
अब जैसे वहाँ पहुँचे हम, और हमको ऐसे मतलब ये उसके सास ससुर को हमको कार्ड देना था एक्चुअली। वो तो नैनीताल रहती थी, बेटी तो हमारी बड़ी बेटी के घर। तो पहला कार्ड हम लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि समधियाने में दें। तो वो जैसे हम यूँ उतरने वाले थे, मतलब ऐसे सड़क क्रॉस करके जाने वाले थे, तो बस उन्होंने 1 सेकंड लगाया, मुझे लगा कि दूध का टैंकर हमारी तरफ आ रहा है बहुत तेजी से। अच्छा। तो उन्होंने मेरा सिर ऐसे नीचे कर दिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। हाँ? पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, हमारे ऊपर चढ़ गया था। खुद को नहीं बचा पाए मतलब खुद तो बहुत, वो आज तक भी अभी मतलब ये तो स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया, और ये लगभग बिस्तर पे हैं, ये गाड़ी वाड़ी के जरिए ही जा सकते हैं, गाड़ी में बैठ सकते हैं। बहुत उनका पूरा शरीर डैमेज हुआ, कोई शरीर का हिस्सा नहीं बचा। 6 महीने तक कोमा में रहे, कोई हिस्सा नहीं रहा कि जो शरीर का बचा हो, जिसमें रॉड ना हो, जिसमें शिकंजे ना हो, बहुत तारों से ना बंधा हो शरीर, मतलब इस बुरी तरह से डैमेज हुए। मुझे तो काफ़ी बचाया उन्होंने, मेरे तो हाथ माथे वाथे में चोट लगी, आँख में इसमें है चोट काफ़ी। तो लेकिन मैं तो, हालांकि उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए, जिसने भी कराया होगा। मुझे बाद में मेरे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहा कि दीदी वो आया था। इनका वो क्यों आया था, कह रहा था कि मुझे माफ़ी मांगनी है। मैं छोड़, कोई था वहीं कहीं पे, जिसकी वजह से रेड लाइट एरिया था। फिर मैं चली गई घर पे डिस्चार्ज होके, तो घर आया और ये सब कहने लगे, क्योंकि घर ही आ रहे थे सब, ऑफिस में जा नहीं रहे थे। तो घर पे आके कहने लगा कि वो मुझे मिलवा दो एक बार, मेरे स्टाफ को। मैंने कहा मिलवा देने में क्या बात है, अंदर ले आओ ना भाई, ऐसे क्यों, मैंने बैठक में ही अपना कर रखा था। मैंने कहा इधर ही ले आओ। आ गया वो, आके पैर पड़ के रोने लगा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा एक्सीडेंट करके, पर मैं तो बच गई, मैं तो फिर भी तुम्हारी छाती में मूंग दलने वाली हूँ। तो बोला नहीं अब नहीं होगा कुछ भी, और एक काला धागा निकाल के बोला ये बांध दो मेरे हाथ में, दूसरी कम्युनिटी से। तो मैंने कहा बेटा ये तो आप जानते ही नहीं इसका अर्थ क्या होता है। बोलना बांध दो, बस आज से आपकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा। बड़ी बात थी, मैंने बांध दिया। सारे जो भी बैठे थे मेरे वॉलंटियर, ये है इनका, ये सुनती नहीं है, ये किसी की माँ, ये फिर मारेगा, ये फिर कुछ करेगा। मैंने बांध दिया, कोई बात नहीं। और मैंने उसको 10 साल राखी बांधी, और उन 10 सालों में 2020 में उसकी डेथ हुई, उन 10 सालों में उसने मुझसे 30 लड़कियाँ निकाली, मुझे सूचना देके कि मैं सामने नहीं आऊँगा। अच्छा, वहाँ है लड़की, अभी आइए बचा लो। बताइए कितना अजीब लग रहा है कि जिसने आपको मारने की कोशिश की वो इस तरह से बाद में क्योंकि मैंने पलट के, मुझे सबने कहा कि भाई एक मुकदमा लिखाओ, खुल के लिखाओ, क्योंकि वो दोषी है ही नहीं, मैं मानती ही नहीं। उनको जो समाज दे रहा है वही तो है, हमें लौटा रहे हैं। हम उनको कोई कुछ पुनर्वास कर रहे हैं क्या? उनके लिए कुछ योजनाएं चला रहे हैं। आप मजदूरों के लिए योजनाएं चलाते हैं, आप दुनिया भर के बुनकर के लिए चलाओ, मोच कोबलर के लिए चलाओ, किसके लिए नहीं चला रहे आप? उनके लिए कोई योजना है जो उसमें फंस गए? आपने 3rd जेंडर डिक्लेयर किया, उन महिलाओं को जिन्हें आप वेश्या कहते रहे उनके लिए कुछ किया आपने? कोई योजनाएं आपके पास हैं, भरी पड़ी हैं, कहाँ चल रही हैं पता नहीं। अरे वो कि कैसा डार्क वो एरिया है ना जहाँ पे हम बात करते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। हाँ सब कुछ है, लेकिन हम उसका एग्जिस्टेंस मानने को तैयार नहीं है। बस अलग रहो, दूर रहो, बैठे कबूतर की तरह कि बिल्ली आएगी हमको नहीं खाएगी। बस क्यों नहीं खा सकती? आपकी भी बेटी, आपकी भी बहन, आपका कोई दूर का रिश्तेदार उस जंगल में क्यों नहीं फंस सकती? क्यों लगता है आपको कि वो नहीं फंसेगी? अभी मैंने रिसेंट में, अभी 10 दिन हुए, एक लड़की को सोनागाछी से निकाला, कलकत्ता। 15 साल की बच्ची को वो लड़का जो फंसा के गया, आप उसे देखेंगे अगर उसकी फोटो, तो क्या हैंडसम स्मार्ट लड़का है, लड़की भी बहुत सुंदर है। अच्छा, हाँ। और उसने 6-7 महीने बाद, और थैंक्स टू ऑल पॉडकास्टर्स कि जिनके ज़रिए उस लड़की ने मुझसे संपर्क किया। उसके पास अब फ़ोन भी था, क्योंकि वो उसकी हर शर्त मान गई थी, जो कहोगे वो करूँगी। अब क्यों संपर्क किया? मैंने भी उससे ये सवाल पूछा कि अब क्यों मुझसे कर रही हो, तो तुम वहाँ चली गई और जब से नहीं किया तुमने अपने परिवार से कोई संबंध? बोली नहीं, अभी तो मैं एक कमरे में हम 5-6 लड़कियाँ रहते हैं, जहाँ रोज़ हमको हर चीज़ में ट्रेंड किया जाता है, और अब हमारा पूरा ये नंबर आ गया कि हम सोनागाछी में हमारा मोल भाव हो। तो मैं नहीं, अब ये मुझ पर भरोसा करता है, तो मुझे एक फ़ोन भी दिला रखा है, और वादा तो ये करके लाया था शादी करूँगा, लेकिन अब मैंने वो वादा अब इससे पूछना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये वहाँ ले जाएगा। हमारे ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको मैं सैल्यूट करती हूँ, सभी चीज़ एक सी नहीं है।
रेलवे पुलिस के लोग, रेलवे प्रोटेक्शन बल के लोग इतने जिम्मेदार हैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति, क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेल के जरिए होती है। हाँ। और वो इतने जिम्मेदार हैं कि एक आवाज़ पे खड़े होते हैं। मैंने एक उच्च अधिकारी थे, उनको फ़ोन किया कि वो बच्ची ऐसे ऐसे वहाँ आएगी हावड़ा स्टेशन पे, बस आप कैसे मुझ तक पहुँचाएंगे मुझे नहीं मालूम। बच्ची पहुँची, हमने दिल्ली उसको रिसीव किया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसने खुद से, वो जा रही थी आजकल बाहर भी, कहीं बाज़ार जाना हो, कहीं भी जाना, उसे फ़ोटो भेजे कि किस फ्लैट में रह रहे हैं, ये क्या जगह है, वो सब फ़ोटो वोटो भेज रखे थे उनको। बच्ची बच गई। तो ये ऐसे फंसाने वाले जो लोग हैं वो तब तक काम करेंगे जब तक कि हम नहीं खड़े होंगे, समाज नहीं खड़ा होगा। समाज तो बात भी नहीं करता घरों में इन बातों पे, बात ही नहीं करता, बात ही नहीं करता आज भी। अभी तक मैम आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी, इनसे जुड़ी होंगी। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने एक फिल्म में देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा भी होता है कि इस तरह से जहाँ पे एक मतलब पूरी फिल्म थी, कमरे एक दिखाया गया है, कोई बिजनेसमैन है और उस पर लोग उसको ट्रैक करके जा रहे हैं, तो वहाँ बच्चों, कई सारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनको सेक्सुअल चीज़ों में इन्वॉल्व किया गया था। तो वही तो सेक्स टूरिज्म है। हाँ, वही तो, कि उनको इसीलिए केवल, आप क्या कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हर 20 मिनट में एक बच्चे का अपहरण हो रहा है। बच्चा यानी जो 14 साल से कम है, बच्चे की परिभाषाएं कई हैं कानून में। जो 14 साल से कम का है वो बच्चा अपहृत हो रहा है। कहाँ जा रहा है? आपके पास लौटने के आंकड़े कितने हैं? कोई आंकड़ा नहीं है। और मैं कह रही हूँ कि आप केवल 10 दिन मेरे साथ रेलवे स्टेशन पर खड़े कर दीजिए, मैं 10 दिन में आपको 100 बच्चे वापसी के दिखा दूँगा। अच्छा। जिनको मैं वापस कर सकती हूँ, जो किए मैंने। तो क्यों नहीं सरकार को दिखते? तो वही मैं कह रहा हूँ कि अकेले के दम पे तो आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लेकिन अगर कोई अच्छा, पुलिस के लिए कहा जाता है कि ये एक टैगलाइन है कि उनकी मर्जी के बिना एक चोरी भी नहीं होती है, उनकी जानकारी में तो चीजें रहती होंगी। ऐसे लोग, ऐसे पुलिस वाले आपको दिखे हैं जहाँ जो खुद ही सब में इन्वॉल्व हों? बिल्कुल छूट दे रखी है, बिल्कुल छूट दे रखी है। देखिए ये मेरा शहर का बाजार है, इधर भी है इधर भी है। ये एक आड़ी सड़क है, इस आड़ी सड़क के ठीक सामने सर्कल ऑफिसर का ऑफिस है, उसको नहीं दिख रही। एक सीओ आया तो उन्होंने मुझसे कहा, मैडम आपको पता लग जाता नई लड़की है, हमको क्यों नहीं पता लगता? अजीब बात है, हमारे पास तो कोई शिकायत करने नहीं आता। तो मैंने कहा सब जायज़ चल रहा है, आपके पास शिकायत करने नहीं आता? आप सामने बैठे, अपनी सामने ही आपके सारे तमाम कमरे हैं, दिख नहीं रहे? वो खिड़कियों से झांक रही हैं, वो अश्लील इशारे कर रही हैं, आपको दिख नहीं रहा? तो कैसे किसको कहूँ? लेकिन उसके बदले दूसरे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मैंने एक बहुत परिचय भी नहीं था और उच्चाधिकारी थे, मैंने उनसे कहा सर मुझे आज चाहिए आपके दो लड़के चाहिए, 2 सिपाही आपके चाहिए जो मजबूत से हों, क्योंकि रात को मैं रेस्क्यू करती नहीं और आज मुझे आज ही करना है, अगर नहीं निकाल पाई तो लड़की कहीं दूर चली जाएगी। 1 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने उनसे पूछा भी नहीं, बस मुझे एक शब्द कहा, फेक नहीं हो जाए मैडम, ये ध्यान रखना। मैंने कहा सर निश्चिंत रहिए, फेक नहीं होगी, मेरी सूचना कभी फेक नहीं होगी। तो हमने निकाली, एक लेने गए थे, 3 लड़कियां निकाली वहाँ से। अच्छा। 3 मिली हमको। तो ऐसे भी लोग हैं और मैं समझती हूँ ऐसे ही लोगों पे केवल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिका हुआ है जिससे चल रहा है। तो ये तो मजबूर वाली लड़कियां होंगी, कुछ ऐसी भी तो जो मर्जी से हैं, उनको आपने बचाया, तो ऐसा भी होता होगा फिर देखिए जैसे अब मर्जी से 24 लड़कियों को ही तो ले जाती रही, चाहे मजबूरी में कह लो या मर्जी से कह लो। अभी तक के करियर में मैम इतने करियर क्या बोले, मतलब जो भी इस तरह से इन्वॉल्व रही हैं आप, तो सुरक्षा से आप कर रही हैं ये, आपको ऐसा कुछ और एकदम डार्क घिनौना कोई ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे कि कितना गंदा होता जा रहा है, कितना बुरा रूप होता जा रहा है इसका, जिसको पकड़ना और रोकना बड़ा? सबसे बड़ा तो क्या है कि जो लड़की, देखिए वो जो, उसको मैं अलग से आपको बता दूं क्या है वो नशा। उस नशे को जब जो लड़की या लड़का ले लेता है वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो दूसरों को फंसा के लाएगा ही लाएगा। एक लड़की फंसती है तो वो 10 लड़कियों को और को फंसाती है। अच्छा। एक लड़का जब जिगोलो बनता है तो उसकी डिमांड है वो औरों को लाएगा कि मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। इससे विभत्स क्या होगा कि आप उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे कि एक थुल बदशक्ल बेअकल औरत और 50 साल की और 55 साल की 60 साल की, और आप उसके साथ सेक्स करने जा रहे हैं। कैसे आप तैयार होते हैं? तो स्वाभाविक है कि आप कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, है ना, अपने स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ले। आपको वितृष्णा नहीं होती?
आपको घृणा नहीं आती अपने आप पे? ये बहुत बुरी स्थिति है। मतलब लड़की है तो मजबूर है, हमने मान लिया कि एक आदमी इस तरह से उसके साथ कर रहा है तो वो मजबूर हो गई, लेकिन ये लड़के मजबूर हैं जो उन घरों में जा रहे हैं। वो उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि मैं नहीं आऊँगा इस काम के लिए, मैं आ सकता हूँ आपके साथ, आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको कहीं जाना है मैं आपको लेकर, उसके लिए मैं पैसा भी लूँगा। मगर क्या आप ऐसा ये नहीं करते? जैसे देखिए हमने एक छोटा सा उस पर शायद पता नहीं यहाँ रिलेवेंट है नहीं, एक छोटा सा हम लोग कर रहे हैं, अभी प्रयास शुरू किया है पिछले 8-10 महीने से, कि जो लोग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं उनके बच्चे, कोई अमेरिका में बड़े खुश होते थे जी अमेरिका जाएगा बच्चा, अब यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, और खुद का जगह रहेगी वृद्धाश्रम, पैसा होते हुए वहाँ बहुत टूटता है आदमी, बहुत, जो उनकी बदहाली आप देखेंगे तो बहुत ख़राब है। ऐसे में हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया कि कुछ कॉलेज के लड़के लड़के सभ्य से, जो सौम्य से बच्चे हों, कि आप एक दिन उन पेरेंट्स को देंगे, आप उनके पास जाएं, आप ये सोच के जाएं ये हमारे माता पिता है, पूरा दिन उनके साथ ऐसे बिताएं जैसे आप नौकरी पे से आएँ, अच्छे से उनके साथ रहें, खाना बनाएं, अपनी पसंद की बनवाएं, माँ कहें उनको, पापा कहें उनको। तो अच्छा, हम 7 परिवार ऐसे अब हमारे पास हैं कि जिनमें वो बच्चे हमारे जा रहे हैं, तो एक अच्छा असर जा रहा है। वो लोग वृद्धाश्रम जाने से बच गए, पैसे की कोई कमी नहीं उनके पास, वो जा सकते हैं वहाँ, अच्छा पे कर सकते हैं, लेकिन उनको घर चाहिए था और वो घर हम इस तरह दे रहे हैं। वो बच्चे जो आ रहे हैं आप देखेंगे, मुझे लगता है, मैं क्या कह रही हूँ, ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं, जिगोरो जैसी चीजें, और क्या सचमुच में ये बच्चे भी तो हैं, सही, इतने सौम्य तरीके से वो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा अपने बच्चों को संस्कार दे सकते कि बेटा ये काम न करके पैसा, और वो पैसा ले रहे हैं उसके लिए, ऐसा नहीं मैं फ्री सेवा नहीं करा रही हूँ उनसे कि आप जो लेते हो वो जाने, वो आपको क्या देते हैं हमारा उसमें कुछ नहीं, बस मुझे तो ये चाहिए आपसे, अच्छे बच्चे हो आप, उनके साथ जुड़े, हमारे 7 परिवारों के साथ 7 बच्चे जुड़े, कहीं लड़की है तो कहीं लड़का है, और वो ऐसे, मैंने कहा ये आपको उन्हें बताना है कि जैसे आज हम छुट्टी आए हैं और आपके साथ रहेंगे, अच्छे से रहो, तो अच्छे उसके परिणाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, लोग हमसे संस्कार डालना उन बच्चों में। तो क्यों नहीं ये बच्चे संस्कार, इनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं, उनको कह के देख लो आप, उनके माँ बाप को काट खाने को दौड़ेंगे आपको कि ये नहीं है। ऐसी ऐसी लड़कियां मेरे पास हैं, 38 साल की एक लड़की आई और लग नहीं रही थी कि 38 की होगी, और थोड़ा सा पूर्व परिचित थी कि उसकी मदर शायद मेरे साथ कभी पढ़ी हुई, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उसने कहा मेरी मम्मी ने आपका नंबर दिया और मेरी मम्मी आपके साथ पढ़ी। अब सोचिए वो लड़की कहती है कि मैं पिछले 8 साल से एक लड़के के साथ, अब पता नहीं आपके उस पर आता, ये मैं नाम नहीं दूंगी, जो आपका जब मैं आपका नंबर आता है तो वो उस जगह का नाम आता है, मैं इसलिए आपसे नहीं करूँगी वो बात, वो उस जगह पे काम करती थी मीडिया हाउस में। अच्छा। और उस लड़के को फिर उसने उसी मीडिया हाउस में लगाया और खुद ने प्रमोशन नहीं लिया, उसको दिलवाया, वो आगे बढ़ गया, 8 साल रही, कई बार अबॉर्शन कराया, और घर वालों को बिल्कुल पता नहीं क्योंकि दिल्ली में है वो तो। अब उसके बाद में होता ये है कि लड़का, इन्होंने सगाई भी कर, जब घर वालों को बताया कि एक लड़का मिला है अच्छा है, आप मेरा रिश्ता विश्ता उससे कर दो, पहले तो तैयार नहीं थी शादी को, तो उन्होंने रिश्ता कर दिया और अच्छा खासा पैसा खर्च किया, अकेली लड़की थी। उसके बाद वो लड़का मुकर गया, वो लड़की हमारे पास आके बहुत रोई, तो मैंने कहा लाओ भी, तुम मुझसे ये तो चाहती मैं बात करूं, मैं बात कर लूँगी एक बार, वो मुझे 4 गालियाँ सुनाएगा कि आप कौन। तो मैंने खैर उससे बात की, मैंने कहा बेटा मैं आपको किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं बना रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ आपने इसको ऐसे ही इतने साल यूज़ करके छोड़ा, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले देखिए लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता है, इसको पता है, लिव इन में रह जा, मैं तो अभी मना नहीं कर रहा, पर शादी तो मैं कहीं और करूँगा, इसके साथ कैसे कर लूँगा, जो लड़की शादी से पहले मेरे साथ 8 साल रह सकती है, मैं उससे शादी कैसे कर लूँगा। ये उसके स्पष्ट शब्द थे फ़ोन पे मुझे, सोचिए। तो ये जो बच्चे, हम किस संस्कार को, जब माँ बाप को पता लगा तो उन्होंने सिर पीट लिया, मैंने कहा मत पीटो सिर, जब तुमने छोड़ रखी थी इस तरह से। ये एक वक्त था कि मजबूरी में ये सब चीजें होती थी, उसके लिए अलग जगह था। अब तो जैसे लग रहा है कि हमारे आसपास ही ये सब चीजें नए रूप में पनप रही हैं, और माँ बाप को या रिश्तेदारों को या जो भी लोग जुड़े उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं आपसे चाहूँगा, खैर बातें तो बहुत कुछ है, और जिस तरह से आपने 30 सालों से ज़्यादा का वक्त बिताया है, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। एक मैसेज अगर आप उन परिवारों को देना चाहें अपने बच्चों को लेकर। देखो मैं परिवारों को तो शायद मैसेज देने की हैसियत नहीं रखती, पर मैं एक हैसियत ज़रूर रखती हूँ कि मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँ जो रास्ते पे चल निकले, मैं उनसे भी नहीं कर रही, मैं उन बच्चों से कर रही हूँ कि जो अभी अपनी संस्कृति को बचाए पड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता, मेरा परिवार, इनको कहीं दाग ना लग जाए। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे ढूंढिए
आपके कॉलेज के, आपके मोहल्ले पड़ोस के, आपके पीजी में रहने वाले, आपके हॉस्टल में रहने वाले, उन बच्चों की काउंसलिंग आप करें। अपना उदाहरण दें कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ दिन मेरे घर चलो। मैं स्पेशली गांव देहात के बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो कहें कि मेरे गांव चल के एक बार देखो, 10 दिन मेरे गांव में गुजारो। आपको लगेगा आज भी हम वहीं हैं, भले हाई फाई हमारे घर बार हो गए, सब चीज़ हो गई, लेकिन आज भी देखो कि हम चाचा ताऊ और भाई जैसी संस्कृति में जी रहे हैं। वो आके देखें, एक बार थोड़ा सा शुरुआत करें, और थोड़ी शुरुआत ये करें कि जो अकेले कमज़ोर हैं, पैसे की अगर ज़रूरत है तो आप उनकी मदद करें जाके, वो आपको पैसा भी देंगे, आप उनकी करें, बस इतना मैं। और उसके लिए मैं खुला ऑप्शन देती हूँ कि मैं आपको वो वृद्ध माता पिता दूंगी जिनके अमेरिका में बस के छोड़ के चले गए, अंतिम संस्कार करने नहीं आते, जो जिनके अंतिम संस्कार मैं करती हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए बात करती हूँ बस। बहुत बढ़िया मैम, सैल्यूट है आपको और आपके काम को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।